हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग डेली करंट अफेयर्स के सेशन में 18 मार्च 2025 का करंट अफेयर्स पूरा डिटेल्स में जानेंगे। हर करंट अफेयर्स आपका स्टेटिक जीके के माध्यम से और मैपिंग के माध्यम से बताया जाएगा। आप सब वीडियो लास्ट तक देखिएगा, कई सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। पहला कह रहा 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 का आयोजन किस विभाग या मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। तो ये आपको बताना है कि किस विभाग या मंत्रालय द्वारा जो 5G इनोवेशन हैकाथॉन का आयोजन किया जा रहा है। विकल्प में है दूरसंचार विभाग, नीति आयोग, इसरो, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय। सही उत्तर आपका रहेगा दूरसंचार विभाग इसको आयोजित कर रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इसको आयोजित कर रहा है। तो देखेंगे इसके बारे में। दूरसंचार विभाग डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने 5G इनोवेशन हैकाथॉन 2025 की घोषणा की है। तो इसका उद्देश्य क्या होगा जो इसका घोषणा किया गया है 5G इनोवेशन हैकाथॉन का। तो सामाजिक और औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए अभिनव यानी इनोवेटिव 5G संचालित समाधानों के विकास में तेजी लाना इसका उद्देश्य होगा। यह 6 महीने की पहल है। कितने दिन की पहल है? 6 महीने की पहल है और छात्रों, स्टार्टअप और पेशेवरों के लिए खुली हुई है। और यह कार्यक्रम 100 से अधिक 5G यूज केस लैब्स तक जो है मेंटरशिप, फंडिंग और पहुंच प्रदान करता है। तो ये आपको याद रखना है किसके द्वारा किया जा रहा है। 6 महीने का ये प्रोग्राम है और इसके द्वारा जो है लोगों को, जो छात्र होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, पेशेवरों के लिए खुली है। तो इसमें जो है आप जो सामाजिक और औद्योगिक चुनौतियों का समाधान करने के लिए कैसे जो है 5G संचालित समाधानों का विकास करके तेजी लाया जा सकता है, उस पर कार्य किया जा रहा है। अगला है चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा। तो देखिएगा भारत सरकार, अभी हम लोग कहाँ पे पहुंचे हैं। चंद्रयान 1 हम लोग सफल परीक्षण किए थे, चंद्रयान 1। उसके बाद चंद्रयान 2 किया तो पूर्ण रूप से सफल नहीं हुआ, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाया था। अभी हम लोग चंद्रयान 3 पर जो है चंद्रयान 3 पर जो है कार्य किया और हम लोग सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग करने में भी चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल हो गए थे। लेकिन अभी चंद्रयान 4 पर हम लोग काम नहीं किए हैं। चंद्रयान 4 जो होता है, चंद्रयान 4 आपका सरकार का लक्ष्य है, भारत सरकार का 2027 तक चंद्रयान 4 को लॉन्च करने का लक्ष्य है। वहीं चंद्रयान 5 का लक्ष्य है 2028 तक है। कब तक चंद्रयान 5 का लक्ष्य है? 2028 तक लॉन्च करने की योजना है। तो ये जो चंद्रयान 5 लॉन्च किया जाएगा, ये किस देश के सहयोग से लॉन्च किया जाएगा या संचालित किया जाएगा। विकल्प में है रूस, जापान, यूएसए, यूरोपीय यूनियन। सही उत्तर आपका रहेगा जापान के सहयोग से। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा। कौन सी है? जाक्सा। तो जाक्सा के सहयोग से इसको हम लोग संचालित करेंगे चंद्रयान 5। ये भी आपके दक्षिणी ध्रुव के लिए होगा। कहाँ के लिए होगा? दक्षिणी ध्रुव के लिए होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ये चंद्रयान 5 आपके दक्षिणी ध्रुव के लिए होगा। और उसके बाद अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। भारत सरकार ने जो है चंद्रयान 5 मिशन को लॉन्च करने की घोषणा की है और यह मिशन चांद से जुड़े खोज में एक बड़ी उपलब्धि साबित होगा। यह मिशन जापान के सहयोग से संचालित किया जाएगा। जापान की स्पेस एजेंसी है जाक्सा, उसके सहयोग से ये संचालित किया जाएगा। उसके बाद इसमें 250 किलोग्राम का उन्नत रोवर होगा। कितना? 250 किलोग्राम का। वहीं जब हम लोग चंद्रयान 3 लॉन्च किए थे तो उसमें 25 किलोग्राम का प्रज्ञान नामक रोवर गया था, जो उससे 10 गुना ये भारी होगा, क्योंकि 25 का 10 गुना 250 सीधे हो जाएगा, इसमें कुछ कहना ही नहीं है। तो आप देखेंगे चंद्रयान 3 को हम लोग 14 जुलाई 2023 को, कब? 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किए थे। कहां से लॉन्च किए थे? आप इसको आप सबको इसके बारे में जरूर आइडिया होगा। हम लोग इसरो के सेंटर से, स्पेस सेंटर से लॉन्च करते हैं। कहां से? श्रीहरिकोटा से। तो वहां से लॉन्च किए थे, जो आंध्र प्रदेश में है। और ये अपना मिशन जो है 23 अगस्त 2023 को ही पूरा किया था। यानी 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करने में सफल हुआ था। कब हुआ था? 23 अगस्त को। इसीलिए 23 अगस्त को हम लोग स्पेस डे, नेशनल स्पेस डे और नेशनल स्पेस डे या राष्ट्रीय अंतरिक्ष डे मनाने लगे हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये आपसे पूछा जा चुका है। यह रोवर जो है आपका, जो 250 किलोग्राम का रोवर होगा, चंद्रमा की सतह पर और उसकी संरचना का गहन अध्ययन करेगा। तो इसके बारे में आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होगा आपके लिए। हम लोग जो है ऐसा करने वाले जो चंद्रयान 3 लॉन्च किए थे,
ऐसा करने वाले, दक्षिणी ध्रुव पर ऐसा करने वाले पहले देश बने थे, भारत पहला देश बना था। वहीं अगर देखेंगे ओवरऑल चंद्रमा पर यह मिशन लॉन्च करने वाला चौथा देश बना था। तो इंपॉर्टेंट था, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका, पीएम इंटर्नशिप योजना यानी प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक डेडिकेटेड ऐप बना है, तो किसके द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है? विकल्प में है नरेंद्र मोदी, निर्मला सीतारमण, अमित शाह, राजनाथ सिंह। देखिएगा, सॉरी, तो किसके द्वारा ये शुरू किया गया है? तो वित्त मंत्री जो हमारे देश की है निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा यह जो है ऐप लॉन्च किया गया है, डेडिकेटेड ऐप लॉन्च किया गया है। तो देखते हैं इसके बारे में। वित्त मंत्री सीतारमण जो है, निर्मला सीतारमण, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना के लिए एक डेडिकेटेड ऐप लॉन्च की है। इस ऐप का उद्देश्य होगा, जो योजना का दूसरा फेज चल रहा है, ये प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, उसके दूसरे फेज के लिए आसान पंजीकरण की सुविधा देकर भागीदारी को बढ़ाना है। और इसके लिए जो 31 मार्च 2025 तक आवेदन स्वीकार किए जाएंगे, मतलब कोई आवेदन करना चाहता है तो स्वीकार, उसको आवेदन स्वीकार किया जाएगा। पीएम इंटर्नशिप योजना क्या है? तो इस योजना में जो चयनित होने वाले उम्मीदवारों को केंद्र सरकार की ओर से 4500 रुपया और कंपनियां अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी CSR, इसको जो है 2% हर कंपनी के लिए, जो है हर कंपनी के लिए नहीं कहेंगे, जिसका एक कंडीशन जो पूरा करती है, जो प्रॉफिट में कंपनी होती है, 2% जो है CSR फंड के से जो है दिया जाता है। अभी आपको इसके बारे में बताते हैं, पहले इसको देखिएगा। तो 4500 रुपया जो केंद्र सरकार देगी, और कंपनियां जो अपने कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR से, कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड से 500 देगी, यानी इसको इनको कितना हो गया, 5000 रुपये का इनको सहायता मिलेगी। इस प्रकार से आपको मासिक जो है 5000 रुपये का स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा। तो ये इसको जो है कह सकते हैं छात्रवृत्ति प्रदान किया जाएगा। तो ये होता है 2%। अभी आपको क्या होता है, CSR होता है। CSR मतलब होता है कंपनियां जो होती हैं, जो प्रॉफिट में होती हैं, उनको सरकार ने ये नियम लगाया कि उनको जो है कम से कम 2% CSR देना पड़ेगा। सामाजिक क्षेत्र में जो है, कभी आप पर्यावरण में लगा दीजिए, शिक्षा में लगा दीजिए, किसी के उत्थान में लगा दीजिए, उसके बाद विकास में लगाइए देश के, तो वो आपको कंपलसरी होगा, देना होगा। इसका मतलब ये है, क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि जब कंपनियां काम करती हैं तो देश के रिसोर्स का यूज करती है। जैसे देश के रिसोर्स का मतलब क्या हो गया, वहां के इन्वायरमेंट को प्रदूषित करती है, वहां के पानी का यूज करती है, वहां के मजदूर उसमें काम करते हैं। तो इसीलिए जो कंपनियां अगर देश से प्रॉफिट कर रही हैं, तो देश के उत्थान के लिए उनको जो है कुछ पैसा देना पड़ेगा। तो वही होता है CSR। अभी ये जल्दी ही लगा है, बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, तो 2% इस कंपलसरी कर दिया गया है। तो उसमें से, अगर इसमें से जो पैसा कंपनियां देती हैं, उनको जो है उस पर टैक्स नहीं देना होता है। 2% जो कंपनियां अपने प्रॉफिट कर देंगे। तो ये इसको ध्यान रखना। यह 2024 में प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना लॉन्च किया गया था। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो जानकारी अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने मित्रों तक इसको जरूर शेयर करिएगा। अगला है, चर्चा में रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। अच्छा, एक मिनट, यहाँ भी अच्छा आपको बताते हैं, इसको देख लीजिए क्वेश्चन। चर्चा में रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो ये आपको बताना, ये जो चर्चा में था अभी, ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये किस राज्य में स्थित है? विकल्प में है आपका उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा। सही उत्तर आपका रहेगा उत्तर प्रदेश में यह पीलीभीत टाइगर रिजर्व स्थित है। आपको जानकारी होनी चाहिए, उत्तर प्रदेश में एक जो है पीलीभीत जिला भी है। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, जो नेपाल के बॉर्डर से अपना सीमा साझा करता है। तो इसी पीलीभीत जिले को जो है मिला करके पीलीभीत जिले में जो है फैला है इसका, और आसपास के जिलों में भी विस्तार है। तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व यही है। तो क्यों चर्चा में था? उत्तर प्रदेश में जो है पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, नेपाल से आए गैंडों के लिए, वन हॉर्स राइनोज के लिए एक नया अभ्यारण्य बनने जा रहा है। तो वहाँ इसके लिए जो है बहुत अच्छा कह लीजिएगा इन्वायरमेंट मौजूद हो रहा है। वहाँ यहाँ आकर के जो है वन राइनोज जो है नेपाल से आकर के अपना निवास कर रहे हैं। तो इसीलिए अभ्यारण्य बनने जा रहा है यह। इसी से जो है गोमती नदी यहीं से जो है इसी टाइगर रिजर्व से निकलती है, तथा शारदा, चूका और माला का खानोट जैसी अन्य नदियां यहाँ से होकर बहती हैं। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाएगा। गोमती नदी इसी टाइगर रिजर्व से निकल रही है, जबकि शारदा नदी जो होता है, चूका नदी और माला खानोट नदी यहाँ से होकर के बहती है। ये 422 किलोमीटर लंबा शारदा बांध जो है, शारदा सागर बांध, इसकी सीमा को जो है चिन्हित करता है। इसकी सीमा जो है बनाता है कौन सा? शारदा सागर बांध। देखिएगा शारदा नदी भी जा रही है ना, तो इसी नदी पे बना है शारदा सागर बांध।
यहाँ की जलवायु जो है शुष्क और गर्म है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है पीलीभीत जिला में। ये देखेंगे आपका पीलीभीत टाइगर रिजर्व, ये उत्तराखंड नेपाल बॉर्डर से सीमा साझा करता है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला है विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। तो आपको बताना है जो अभी कि विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स हुआ है उसमें कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो सही उत्तर रहेगा आपका, विकल्प में है पहले भारत, चीन, इंडोनेशिया, थाईलैंड। सही उत्तर आपका रहेगा अपने प्यारा भारत देश इसमें फर्स्ट स्थान पे रहा है। तो देखेंगे भारत ने विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में 134 पदकों, 45 गोल्ड जिसमें है, 40 सिल्वर है, 49 ब्रॉन्ज है, उसके साथ पदक तालिका में शीर्ष स्थान पर अपना प्राप्त किया है। नई दिल्ली में ही इसका आयोजन किया गया था। तो बस इतना आपको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अब हुआ था इसका आयोजन, तो इसको याद रखना है। अगला है चर्चा में रहा अपार आईडी किस पहल का हिस्सा है। तो ये आपको बताना है अपार आईडी जो है ये किस पहल का हिस्सा है जो अभी चर्चा में रहा है, APPAR। तो इस किसका जो है हिस्सा है। विकल्प में एक राष्ट्र एक स्वास्थ्य कार्ड, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी, एक राष्ट्र एक चुनाव, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड। सही उत्तर आपका रहेगा बी, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कार्ड से ये संबंधित है। तो अपार आईडी के बारे में देखते हैं। अभी इसमें चर्चा क्यों रहा है, क्यों हो रहा है, विषय चर्चा न्यूज में क्यों है, क्योंकि माता पिता और उस कार्यकर्ताओं को जो है यह डर है कि स्वैच्छिक होने के बावजूद यह योजना स्वैच्छिक है, एक राष्ट्र एक छात्र आईडी होने के बाद भी अपार आईडी जो है शिक्षा मंत्रालय की स्वचालित अस्थायी शैक्षणिक खाता रजिस्ट्री जिसे अपार कहते हैं, अपार आईडी से बाहर होना मुश्किल हो सकता है। तो इसके लिए जो है ये चर्चा में रहा है, चिंता इस पर जाहिर किया गया है। तो अपार जो है भारत में सभी छात्रों के लिए एक विशिष्ट पहचान प्रणाली है। जिस प्रकार से हमारा आधार होता है, क्या होता है आधार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, नाम से ही पता चलना ना यूनिक है, उसी प्रकार से इसका भी एक विशिष्ट पहचान प्रणाली है। छात्रों के लिए यह है, वो सबके लिए है, ये छात्रों के लिए है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो हम लोग लाए थे हमारी सरकार ने, उसके तहत एक राष्ट्र एक छात्र आईडी कार्यक्रम का हिस्सा है। अपार आईडी जो है आजीवन शैक्षणिक पासपोर्ट के रूप में कार्य करती है, जो उपलब्धियों को क्रेडेंशियल को संग्रहित करती है। मतलब जो आपके जैसे कॉलेज में आप पढ़ रहे हैं तो मान लीजिए आप 3 बार अवार्ड आपको कोई किसी कार्य के लिए, अच्छे कार्य के लिए मिला, तो उसमें पूरा इस आईडी में रिकॉर्ड रहेगा आपका, कभी भी कोई भी इसको देख सकता है। कहीं आपका जॉब लग रहा है तो उस आईडी से आपका पूरा डिटेल्स निकल सकता है। दूसरे नंबर मान लीजिए आप कहीं जो है कहीं मर्डर कर दिया, स्कूल के अंदर ही बच्चों का किसी मर्डर कर दिया, बंदूक से किसी को गोली मार दी है, तो वहां भी आपका ये पूरा रिकॉर्ड रहेगा कि हाँ ये बच्चा जो है इसका जो नेचर है सही नहीं है, मतलब ये क्या है बदमाश टाइप का लड़का है, तो वो भी वहां भी रिकॉर्ड रहेगा। तो उसी हिसाब से जो है आगे कहीं भी आपका जॉब रहेगा तो यहाँ पूरा आपका आईडी में रिकॉर्ड रहेगा, उससे आपका जो है पूरा डाटा निकल जाएगा, काला चिट्ठा जिसको कहते हैं। यह छात्रों की एक अस्थायी 12 अंकीय आईडी प्रदान करता है, जिसमें जो है डिग्री होगी, छात्रवृत्ति होगी, पुरस्कार दर्ज होते हैं। तो पुरस्कार वही आपसे बताया ना, पुरस्कार मतलब वो दंड स्वरूप भी होता है, उसके बाद वैसे भी होता है, एक आपका पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। जब आप अच्छा काम करते हैं तो पुरस्कार दिया जाता है, नहीं तो आपको दंडित किया जाता है। तो यह आईडी जो है शैक्षिक स्तरों में निर्बाध संक्रमण सुनिश्चित करती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है रायसीना डायलॉग 2025 में, पहले ये देखिएगा, अभी कोई मैसेज किया था, कोई जय सवाल करके है, हमको एग्जैक्ट नाम भूल रहे हैं थोड़ा सा, तो उन्होंने ये कहा है, पीछे वाले वीडियो में भी एक दो लोग ऐसे मैसेज किए हैं कि सर हमारे मोबाइल में जो है आपका वॉइस स्लो आता है, तो इसके लिए मैं क्या करूं। जबकि मैंने जो है वॉइस सुना है, वॉइस एक दो मोबाइल में मैंने सुना, वॉइस बहुत स्लो नहीं है। आप अपने मोबाइल में तेज करके जो है उसको सुनिए, जरूर सुनाई देगा, नहीं तो ब्लूटूथ लगा लीजिए, आवाज उसे सुनाई देता है, हम जहां तक जान रहे हैं। क्योंकि मेरे पास एक दो लोग का वो आया है मैसेज, जो एक दो लोग का पहले आया था, अभी कल एक मैसेज आया है कि मोबाइल जो है उसमें आवाज स्लो रहता है, वो क्या किया जाए। तो हम उसको चेक किए हैं, क्रॉस चेक किए थे, तो जो है आवाज आपका सही आ रहा है।
तो उसको आप जो या तो अपने आप मोबाइल में थोड़ा बहुत कुछ इशू होगा, वैसे किसी कोई और नहीं कहता। जो जो वीडियो देखते हैं, कई लोग जो है देखते हैं वीडियो तो उसको कहते नहीं है कभी, लेकिन आपको हो सकता है मोबाइल में इशू हो, या फिर उसको अपडेट एक बार मान लीजिए मोबाइल को। अगला है रायसीना डायलॉग 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में, चीफ गेस्ट के रूप में किस देश के प्रधानमंत्री भाग ले रहे हैं। तो अभी आपको रायसीना डायलॉग भी बताते हैं, तो ये क्या है इसके बारे में। तो आपको ये पहले बताना किस देश के प्रधानमंत्री इसमें चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए हैं। विकल्प में है ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, फ्रांस, जापान। सही उत्तर आपका रहेगा न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड के राष्ट्रपति सॉरी प्रधानमंत्री हैं, इनके द्वारा जो है इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग ले रहे हैं क्रिस्टोफर लक्सन। तो देखेंगे जो भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर भारत का प्रमुख सम्मेलन है, 10वां ये रायसीना डायलॉग है, जो जिसका आयोजन आपका जो है 17 से लेकर के 19 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। देखेंगे ये रायसीना क्या है। तो रायसीना एक जो है पर्वतीय क्षेत्र है। कहाँ है? पर्वतीय, विदेश मंत्रालय के आसपास जो है स्थित ये रायसीना एक पर्वतीय क्षेत्र है, जो पश्चिमी घाट होता है, सॉरी अरावली पर्वत होता है, पश्चिमी घाट नहीं कहेंगे उसको। अरावली पर्वत जो चोटी है उसका विस्तार है। आप जानते हो अरावली पर्वत चोटी का विस्तार जो होता है पर्वत का, ये आपका गुजरात से लेकर के दिल्ली तक गया है। तो ये दिल्ली में जो है ये रायसीना एक पहाड़ी क्षेत्र है, वहां इसका जो है ये सम्मेलन होता है। उसी के नाम पर इसका जो है रायसीना डायलॉग रखा गया है। रायसीना डायलॉग मतलब पता चला रायसीना में होता है, ये जो है इसको ध्यान रखना है। तो इसका उद्घाटन जो है नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। इसमें जो है भू राजनीति और भू अर्थशास्त्र पर विश्व के कई सारे लोग इसमें जो है आज के पार्टिसिपेट करते हैं, यहाँ जो है इस सम्मेलन में भाग लेते हैं, जिससे जो है कैसे अभी आपको बताते हैं कैसे कैसे इसको जो है भारत को आगे बढ़ाया जा सकता है, कैसे लोगों से कनेक्टिविटी जो है विश्व के लिए लोगों से कनेक्टिविटी प्रदान किया जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी द्वारा इनको उद्घाटन किया गया है। इसमें क्रिस्टोफर लक्सन जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं उसमें चीफ गेस्ट के रूप में उपस्थित हुए हैं। अभी ये भारत की यात्रा पर भी हैं। कौन? क्रिस्टोफर लक्सन जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। इसका थीम है कालचक्र, पीपुल, पीस एंड प्लानेट, यानी कालचक्र, लोग, शांति और ग्रह। ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस थीम के तहत इसका जो है आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में जो 125 देशों के 3500 यानी 3500 से अधिक प्रतिभागी भाग लेंगे। इसमें मंत्री हो गए, मीडिया कर्मी हो गए, जो राजदूत हो गए, ये सब जो है भाग ले रहे हैं। 3500 से अधिक प्रतिभागी भाग ले रहे हैं। विश्व लेवल का ये जो है आयोजन है, इसको ध्यान रखना है आपको। तो देखेंगे इसके बारे में और इसका महत्व क्या है रायसीना डायलॉग का। तो भारत की भूमिका को जो है मजबूत करना, कैसे भारत अपनी भूमिका को मजबूत कर सकता है, रणनीतिक साझेदारियां जो है कैसे बढ़ाना है, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सकता है, युवा नेताओं को एक मंच प्रदान करना है, ये सब इसका महत्व होता है। इसीलिए इसको जो है ये रायसीना डायलॉग होता है। ये देखेंगे आपका क्रिस्टोफर लक्सन है जो न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं। अगला है महिला प्रीमियम लीग यानी वोमेन प्रीमियम लीग WPL 2025 का खिताब टाइटल्स किस टीम ने जीता है। तो ये आपको बताना है किस टीम ने इसको जीता है। विकल्प में मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, लखनऊ सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद। सही उत्तर आपका रहेगा मुंबई इंडियंस ने इस खिताब को जीता है। तो इसको ध्यान रखना है। और इसमें दिल्ली कैपिटल्स जो होता है वो आपका रनर अप रहा। तो देखेंगे एक हो गया दिल्ली कैपिटल्स, इसमें जो कि विकल्प में है नहीं कैपिटल्स। तो ये आपका जो है 5 इसमें टीम भाग ही लिए थे, मुंबई इंडियंस, पंजाब किंग्स, लखनऊ जायंट्स, सुपर जायंट्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स। जिसमें जो मुंबई इंडियंस जो है जीता है, विजेता बना है, और दिल्ली कैपिटल्स आपका जो है रनर अप रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। देखेंगे इसके बारे में डिटेल्स, जस्ट 1 मिनट। पता नहीं कुछ गड़बड़ हो गया आगे पीछे, इसका एक पेज का PDF जो है गायब हो गया शायद, तो वैसे लेकिन इसको देख लेते हैं आपका। तो मुंबई इंडियंस इसको जीता है, 5 टीम इसमें भाग लिए थे। ये जो है 2023 से हो रहा है। कब से हो रहा है? 2023 से हो रहा है। 2025 में भी जो है 2023 में मुंबई इंडियंस ही जीता था। 2025 में जो है कौन जीता था? ये भी 2025 में मुंबई इंडियंस ही जीता है। पांच जो है टीम इसमें भाग ली थी, हमको बता दिए। इसका बेंगलुरु, लखनऊ, मुंबई, बड़ोदरा इसमें आयोजन हुआ था। फाइनल मुकाबला आपका जो है बरबोर्न स्टेडियम मुंबई में इसका आयोजित हुआ है। तो यह भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा जो है कंट्रोल बोर्ड द्वारा यानी BCCI द्वारा आयोजित किया जाता है। और यह जो है भारत में एक महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता है।
तो 14 फरवरी से 15 मार्च तक इसका आयोजन किया गया था। तो याद रखना है इसको। देखिएगा पीडीएफ हट गया, वैसे आपको बता देते हैं। इसमें जो है आपका रनर अप जो टीम है उसको पहले देखिएगा, विनर जो पूरा विनर बना है कौन, मुंबई इंडियंस, इसको जो है 6 करोड़ रुपए का आपका जो है पुरस्कार राशि दी जाती है। और जो रनर अप होता है उसको जो है 3 करोड़, इसका आधा दिया जाता है। तो ये सब इसके बारे में जो है आपको डिटेल्स याद रखना है। मुंबई इंडियंस का जो कैप्टन थी या कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। और ये मुंबई इंडियंस इसको जो है 2000 दूसरी बार इसको जीता है, सेकंड टाइम इसको इस टाइटल्स को जीता है। पिछली वर्ष जो है दिल्ली कैपिटल्स इसको जीता था। तो देखेंगे इसको 2023 से आयोजित किया जा रहा है। यह एक महिला T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आपको बता ही दी है। तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं, दोस्तों तक अपने वीडियो शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो क्वेश्चन पूछते हैं उसको बताया करिएगा। और जो आवाज वगैरह नहीं आता तो उसको आप बताएंगे तो उसका समस्या का समाधान पूरा प्रयास किया जाएगा समाधान करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।